नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों और अन्य साथियों के लिए उपस्थित हूँ। रात के 9:30 बजे हैं और आज आपसे कई दिन बाद मुलाकात हो रही है। हमारे कई साथियों ने फेसबुक और व्हाट्सएप पे विभिन्न रोगों को अपने अपने पसंद की तरह हमारे कई साथियों ने विभिन्न रोगों पर चर्चा करने की बात लिखी थी और उसमें जो मेरिट बन के आई वो ओबेसिटी यानी मोटापन, इस पर आप सब ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सा दृष्टिकोण से चर्चा करने की बात लिखी थी। अन्य कई रोग भी ऐसे लिखे गए जिन पर मैं पहले से चर्चा कर चुका हूं और आप सब हमारे कुछ नए साथी हैं जो हमारे पुराने वीडियो नहीं सुन सके हैं। मैं उनसे एक बार अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे पुराने वीडियो सुनें। मैंने उसमें आपके द्वारा डिमांड की गए रोगों की चर्चा की है। फिर भी यदि आपको लगता है कि आपको दोबारा उस रोग पर चर्चा करनी चाहिए तो मैं फिर प्रयास करूंगा कि इस पर दोबारा चर्चा हो। नेटवर्क की प्रॉब्लम आज फिर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इस बीच हमारे कई साथी डॉक्टर एम ए शेख साहब हैं, डॉक्टर रायफ साहब यादव जी हैं। बहुत दिन बाद आप सबके नाम पढ़ने की इच्छा मुझे हुई। नेटवर्क आज बहुत फिर वीक चल रहा है और दिन से कई बार नेटवर्क यहाँ छोड़ भी रहा है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तपन राय जी इस समय हैं, गौतम गुप्ता जी हैं, अरुण श्रीवास्तव जी हैं, हरचिंद सचिन जी हैं, आप सब, मोहम्मद अघानी जी जो पाकिस्तान से हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि हमारे सुनने वाले अपने देश के बाहर के भी चाहने वाले हो चुके हैं। जी राजेंद्र राठौर जी, वास्तव में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और मैं स्वयं यहाँ से बहुत परेशान हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि मुझे क्लास आप सबको देना है इस नाते मैं आपके बीच हूँ। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की गूंज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अपने देश के बाहर के लोग भी विभिन्न देशों से अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी शुभचिंतक के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबके नाम मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। डॉक्टर अमन सिंह, डॉक्टर अनमोल सिंह, डॉक्टर अमन सिंह, डॉक्टर AP सिंह विशेन, आप सब लाइन पर हैं। बहुत दिन बाद आप सबके नाम यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं बहुत साफ साफ। डॉक्टर M A शेख हैं, रॉबिन प्रताप सिंह जी भी आ चुके हैं लाइन पर, डॉक्टर मंजीत सिंह नागपाल जी, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके नाम पढ़ने से समय फिर ज़्यादा लगेगा और चूँकि मैं कल से कुछ अस्वस्थ चल रहा था तो मैं कोशिश करूं कि आपसे चर्चा कर लूं मोटापे पर या ओबेसिटी पर। ओबेसिटी वास्तव में ये एक शरीर में फैट के जमा होने से एडिपोज टिश्यू का डेवलपमेंट कर जाना हमारे एब्डोमिनल रीजन में, यहीं से शुरुआत होती है। आमतौर से फैट को ऊर्जा में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट उसको होना चाहिए, लेकिन जब फैट कंजर्व होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। और आप सब लिख रहे हैं कि नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लिख रहे हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। इस नाते मैं डॉक्टर VV शर्मा जी नमस्कार कर रहे हैं। अमन सिंह जी फिर लिख रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद सिंह कानपुर से, आपका भी स्वागत है। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो फैट है, इसे जो ग्लूकोज है ये शरीर में एनर्जी देता है हमारी कोशिकाओं को, और हमारे भोज्य पदार्थों से जो फैटी पदार्थ हमको मिलते हैं, ये फैटी पदार्थ ग्लूकोज में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन जब कभी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और इनकी एक्स्ट्रा जो क्वांटिटी है फैट की, वो हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू के साथ
एडजस्ट होने लगती है। तो हमारे एब्डोमेन से शुरुआत इसकी होती है और आसपास के ग्लैंड्स में ये फैट डेवलप कर जाते हैं, जिससे शरीर की कोशिकाओं में, त्वचा में एक स्थूलपन या फुलाव जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें एडिपोज टिश्यू के अलावा हमारे जो सेंसिटिव टिश्यू होते हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे इलास्टिक टिश्यू होते हैं, ये सब फूल जाते हैं। और वास्तव में इसके फूलने से, बॉडी के मोटे होने से हमको कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोटा आदमी या बहुत स्थूल आदमी, हैवी वेट का आदमी बहुत अधिक एनर्जी वाला नहीं होता है, क्योंकि वो ना अधिक दौड़ सकता है, ना सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, उसको हाँफा आने लगता है, क्योंकि उसके बॉडी में जो स्थूलनेस होती है वो वास्तव में उसमें फैट इकट्ठा होते हैं। और फैट के साथ साथ पानी का परसेंटेज, H2O का परसेंटेज उसके मांसपेशियों में बढ़ता जाता है, जिसमें उसके शरीर का वेट बढ़ता जाता है। तो ऐसी दशा में हम ये मान सकते हैं कि जो मोटापा है ये एक प्रकार का एडिपोज टिश्यू के ज़्यादा डेवलप कर जाने से फैलने लगता है। ललित बैरागी जी, बहुत दिन बाद आप दिखाई पड़ रहे हैं लाइन पर, आपका नमस्कार है और उज्जैन महाकाल से मेरा भी प्रणाम पहुंचा दीजिए। अरुण श्रीवास्तव जी का बहुत अच्छा स्टिकर दिखाई पड़ रहा है, आपका भी प्रणाम स्वीकार है। देखिए, मैंने आप सबसे शुरू में ही कहा है कि मैं आपका मित्र हूं, आप मुझे गुरु शब्द से सम्मानित ना करें। मैं आपका मित्रवत एक स्नेह चाहता हूं और अपना स्नेह आपको देना चाहता हूं। गुरु शब्द बहुत अपार शब्द है और मैं अभी अपने आप को उस योग्य बना नहीं पाया हूं। मैं एक प्रैक्टिशनर हूं और मैं अपने अनुभव शेयर करता हूं। मैं अपने अनुभव की क्लास ले रहा हूं, ना कि मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं। आप सब विभिन्न कॉलेजों से पढ़ के आए हैं, आपके विभिन्न गुरु लोगों ने आपको पढ़ाया है, बताया है, वो सब आपके श्रद्धेय गुरु हैं। मैं आपका एक मित्र हूं आपके बीच में, जो अपनी बातों को, अपने अनुभव को शेयर करता हूं। इसी अनुभव में मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले, नाम लेना ठीक नहीं है, एक संस्थान के बाबा जी बहुत ज़ोर शोर से योग के द्वारा विभिन्न रोगों पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण किया उन्होंने। सारे रोग अगर योग से ही ठीक हो जाते तो फिर औषधियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ती। ये जरूर है कि योग करना शारीरिक संरचना के लिए, विभिन्न अंगों के कार्य करने के लिए योग एक आवश्यक प्रक्रिया है। लेकिन योग का तात्पर्य शरीर की स्वस्थता से लेना, ये एक प्लस पॉइंट है। एक किसान जो सुबह 4 बजे उठता है, कंधे पर कुदाल लेता है और ले करके इसी ठंड में, जिस ठंड में हम आप एसी रूम में बैठते हैं, एसी में सफ़र करते हैं, गर्म पानी पीते हैं, ज़रा उस किसान की बात सोचिए जो सुबह कंधे पर कुदाल लेकर के खेत में 4 बजे पहुंच जाता है, मेढ़ों के पानी को देता है, खेत सींचता है, कुदाल भांजता है। अगर ठंडी का मौसम है और गर्मी का मौसम है तो कुदाल चलाते हुए जब 7 बजे वापस घर आता है तो पसीने से लथपथ रहता है और फिर आकर के 10 मिनट रेस्ट करता है, थोड़ा बहुत पानी नाश्ता जो उसके पास होता है वो करता है और फिर अपने रूटीन वर्क में लग जाता है। उस व्यक्ति के लिए योग उसका वही है, यानी शारीरिक अंगों का सही रूप से कार्य करना। जिस योग की बात हम करते हैं, ये योग किन के लिए है? इन्हीं लोगों के लिए जिनके शरीर में फैट एडिपोज टिश्यू के रूप में जमने लगता है, पानी भरने लगता है, बॉडी वेट बढ़ने लगता है और एसी कार में चलना, एसी में सोना, आरओ का पानी पीना, कुर्सी पर बैठ के खाना या खड़े खड़े खाना, बातचीत करते हुए चम्मच से भोजन को निगल लेना। ये जो पश्चिमी सभ्यता आई है, ये हमारे भारतीय सभ्यता में जो हमारे पहले के लोग जो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और वर्तमान के स्वास्थ्य दृष्टिकोण में जो वातावरण का परिवर्तन हुआ है, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आए हैं हमारे आपके बीच, जिसको हम मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और इस परिवर्तन के साथ साथ ओबेसिटी यानी मोटापा
एक रोग बन करके हमारे सामने एक विकराल रूप लेके खड़ा है। हमारे बहुत से साथी हमसे पूछते हैं कि आपके स्वास्थ्य का राज क्या है। तो मुझे हंसी भी आती है और कभी कभी जब मैं कहता हूं तो लोग कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं। चलिए, मैं आपको ओबेसिटी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं अपने इस कपड़े को उतार दूं तो पूरी मेरी दधीच की हड्डियां हैं, यानी मैं बहुत दुबला पतला हूं। और पिछले जब से मैंने होश संभाला है तब से आज तक मैंने अपने शरीर को 9, 10 या 11 के अनुपात में बदलते देखा है। कभी 9 से 10 पर हो गया, कभी 11 हो गया, कभी 11 से 10 पे आ गया, कभी 10 से 9 पे आ गया। यानी मेरे शरीर की मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। इस नेटवर्क प्रॉब्लम में हम आपसे बातचीत करने का क्रम हमारा टूट जाता है। जब से मैं होश मैंने संभाला है तब से आज तक मैंने अपने बाल में किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग नहीं किया। मैंने अपने कान में किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट या कोई ऑयल नहीं डाला। मैंने अपने आंखों में बचपन से आज तक कभी काजल का प्रयोग नहीं किया। और सदैव भोजन करते समय हमारे विभिन्न चिकित्सा विज्ञान के लोग या योग समझाने वाले लोग इस बात को कहते हैं कि भोजन करते समय जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसके 2 घंटे 2.5 घंटे बाद करना चाहिए। मुझे आज तक उन लोगों का यह सिद्धांत समझ में नहीं आया, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं अपने खाने के बगल में एक लोटा, जिसको लोटा कहते हैं, वो लोटा जल में लेके बैठता हूँ और लोटे के जल को मैं अपने भोजन के साथ साथ लेता रहता हूँ। भोजन मुझे जितना करना है, जितनी मेरे अंदर भोजन लेने की एक उत्सुकता रहती है, मैं उस भोजन को लेता हूं, लेकिन उस भोजन के साथ मैं 1 लोटा जल प्रतिदिन अपने भोजन के साथ लेता हूं। ये मेरी रूटीन है। मैं नहीं समझ पाता कि जो लोग कहते हैं भोजन करने के 2.5 घंटे बाद जल पीना चाहिए, शायद वही ओबेसिटी के शिकार भी होते हैं, शायद उन्हीं को फैट ज़्यादा जमा होता है। भोजन के साथ जब हम जल का प्रयोग करते हैं तो अंदर जा कर के जो मैचिंग, जिसको हम कहते हैं कि मिक्स होना भोजन का, और एक तरीके से जो उसका क्रश बन जाता है, वो जा कर के भोजन डाइल्यूट होता है। जितना ज़्यादा डाइल्यूट हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भोजन होगा उतनी जल्दी वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट होगा और बॉडी के अंदर जा कर के वो उतनी ही जल्दी विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स में जा कर के उसके फूड मटेरियल्स में जो हमारे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम्स के साथ जो मिलते हैं, फैट, ग्लूकोज, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आसानी से हमारे शरीर की कोशिकाओं के टिश्यू फ्लूइड में जाकर के इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ पे ये डिजॉल्व होते हैं। यानी मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि भोजन के साथ पानी की आवश्यकता है, क्योंकि सारा शरीर की जो संरचना है वो जल के माध्यम से ही बनी है। प्रकृति ने जल को इतना महत्व इसीलिए दिया है। और हम अगर ये कहते हैं कि हम भोजन के 2.5 घंटे बाद जल का प्रयोग करें, कुछ लोग कहते हैं भोजन कर लिया तो भोजन गर्म है, उसमें पानी डाल देंगे तो वो भदक जाएगा। और मैं इस बात को आज तक समझ नहीं पाया या मुझे लोग समझा नहीं पाए कि भोजन के साथ पानी क्यों नहीं लेना चाहिए। भोजन के साथ पानी लेना हमारे हिसाब से, एक फिजिशियन के हिसाब से ज़रूरी है। हाँ, पानी आप इतना ना पी लें कि भोजन की मात्रा कम हो जाए। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन जरूर है कि आपके शरीर को जितने अनुपात में ऊर्जा की आवश्यकता है उतना भोजन आपके शरीर में जाना चाहिए दोनों टाइम। और दोनों टाइम में जो भोजन जाता है उस अनुपात में उसको पचाने के लिए सुगमता से जल का साथ भी जाना अनिवार्य है। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओबेसिटी से बचने के लिए आपको भोजन के साथ जल का प्रयोग समान अवस्था में जितनी आपकी आवश्यकता उतना आपको करना चाहिए। अब जहाँ पर हम ये भी मान सकते हैं कि कभी कभी तो ओबेसिटी या मोटापा आपका पैतृक होता है, ये जेनेटिक होता है। अगर आपके माता पिता मोटे हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी भी एक निश्चित उम्र के बाद आपके शरीर में एडिपोज टिश्यू एक जेनेटिक काज के कारण हेरिडिटी कैरेक्टर में वो बनते चले जाएंगे। मैं अपने इस पूरे बॉडी में कभी भी कोई क्रीम का प्रयोग नहीं करता। साबुन, आप जान के हंसेंगे, अभी आप कहेंगे कि मैं किसी साबुन का प्रचार कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में केवल एक ही साबुन का प्रयोग किया, वो है लाइफ बॉय।
और जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैंने होश संभाला, मेरे माता पिता के संरक्षण में जब मैं बड़ा हुआ, जब मुझे साबुन का ज्ञान आया, तो उस समय चूंकि लाइफ बॉय साबुन का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से होता था, मैंने वही लगाना शुरू किया। चाहे आप उसको समझ लें कि वो एक प्रचलन था या जो भी था, लेकिन वो साबुन मुझे आज तक अच्छा लगता है। मुझे दूसरा कोई साबुन अच्छा ही नहीं लगता है। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन साबुन का प्रयोग कर लेना, ये भी मेरे एक तैलीय त्वचा से बचने का एक उपक्रम है। तो ओबेसिटी में हम आपको ये बता रहे हैं कि एडिपोज टिश्यू को कम से कम जमा होने के लिए आपको शारीरिक श्रम की भी आवश्यकता है। सुबह आपको पैदल चलना चाहिए। अगर आप लगातार कुर्सी पर बैठे रहेंगे 8 घंटे 10 घंटे, तो स्वाभाविक है कि आपके एडिपोज टिश्यू जो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर आपके एब्डोमिनल रीजन में बनना शुरू होते हैं बाहरी साइड पर, वो आपके तोंद, जिसको आप तोंद निकलना कहते हैं, वो आपकी निकल आएगी। जब आप शारीरिक श्रम करेंगे, पैदल चलेंगे, पसीना आपको थोड़ा सा निकलेगा, आपके हाथ पैर हिले डुलेंगे, आपके पास कोई काम ना हो तो आप अपने घर में जो आपके आसपास बागवानी हो आप वो भी कर सकते हैं। आप लिखा पढ़ी का काम करते हैं, वहाँ पे दिमाग लगता है। अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे एक बार बैठ लें तो थोड़ी देर आप 10 मिनट 15 मिनट टहल भी लें। कुछ इस तरीके का उपयोग करें जिससे आपके बॉडी में एडिपोज टिश्यू का संवर्धन या कलेक्शन जिसको कहते हैं वो ना होने पाए। और उसके लिए ज़रूरी यह है कि बॉडी से पसीना भी आपको निकलता रहे, पानी की मात्रा आपके शरीर में, अधिक पानी पीने से मोटापा नहीं आता। हाँ, एक यहाँ पर एक हास्यास्पद बात मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग कहते हैं मुझे चावल नहीं खाना चाहिए, चावल खाने से मोटापा बढ़ जाता है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं डॉक्टर रमाशंकर जी के संरक्षण में कार्य कर रहा था तो इस पर एक बार हंसी में चर्चा हुई। मैंने कहा कि बाबा जी, हम लोग उनको डॉक्टर साहब नहीं कहते थे, हमेशा बाबा जी कहा करते थे। हमने कहा बाबा जी, लोग कहते हैं कि चावल खाने से मोटापा बढ़ता है, तो उनका ऐसा करो फिर आज से हम लोग दोनों टाइम चावल खाना शुरू करते हैं। अगर चावल से मोटापा बढ़ता है, आपको विश्वास नहीं होगा कि हम लोगों ने लगातार 6 महीने तक दोनों समय चावल का प्रयोग किया, कभी खिचड़ी के रूप में, कभी चावल के रूप में, मतलब चावल को खाया गया और ये देखा गया कि क्या इसका कोई असर बॉडी पे पड़ता है। तो फिलहाल तो अनिल श्रीवास्तव जैसे थे उतने ही रह गए, कभी मोटे नहीं हुए, और रमाशंकर जी के भी स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोग जब किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते थे तो उसको प्रयोग में लेते थे। ये आज के कहने वाले, हंसने वाले डॉक्टर्स जरूर इस पर हंसी मजाक कर सकते हैं कि मैं कहीं पर कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ अतिशयोक्त, लेकिन वास्तविकता है कि जब हम और रमाशंकर जी या डॉक्टर सविता जी, जब हम लोग आपस में चर्चा करते थे और कोई एक विषय पर हम आकर के एक मत हो जाते थे कि ये बात, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, खांसी, लोग कहते हैं चावल खाने से खांसी आती, तो हम लोगों ने चावल को लगातार पेशेंट को खिलाया कि तुम खूब चावल खाओ। अगर चावल से खांसी आती है, अगर हम चावल बंद कर दें, इसका मतलब किसी दवा की आवश्यकता नहीं है, यानी चावल ही उसका काज बन गया। तो अगर मोटापा चावल खाने से आ रहा है तो फिर हमको दवा देने की जरूरत क्या, फिर चावल छोड़ दे, पूरा विश्व चावल छोड़ दे, सब लोग मोटे हुए ही ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगभग 80% लोग आलसपन के कारण, अधिक दिमागी कार्य करने के नाते 1 घंटे से लेकर के 10 घंटे तक एक स्थान पर बैठ जाते हैं और उनका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। जो लगातार वर्क में रहते हैं, लगातार खड़े रहते हैं, मशीनों पर रहते हैं या अन्य जगहों पर काम करते हैं, उनके शरीर का जो एक अनुपात होता है वो एक औसत अनुपात होता है। तो ओबेसिटी कुल मिलाकर के एक आलसपन या जेनेटिक काज का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। हमारे जो कुछ बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमको अधिक खाना चाहिए, उससे हमको अधिक ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा का एक निश्चित क्रम है आपके बॉडी के टिश्यूज को एब्जॉर्ब करने की। ऊर्जा का एक, अब अगर मैं ये सोचूं कि मैं दुबला पतला हूं और मैं रोज 10 केले या 5 केले खा लूं और मेवा मिष्ठान खा लूं, घी खा लूं, तो क्या आपको लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया होगा? मैंने भी किया होगा, अपने उस समय में किया होगा जब मुझे लगता था मैं बहुत दुबला पतला हूं और ये खा लूं वो खा लूं तो मैं मोटा हो जाऊं। लेकिन मैंने वो सारे प्रयोग के दौरान देखे कि शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की उतनी ही आवश्यकता है जितना हमारे शरीर की कोशिकाएं बर्दाश्त कर सकती हैं। हम उससे अतिरिक्त ऊर्जा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो फैट के रूप में एब्जॉर्ब होना चाहती हैं, लेकिन अगर बॉडी का कंस्ट्रक्शन या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो फिर एक्सक्रीट कर देती हैं, हमारे पसीने के रूप में, हमारे यूरिन के द्वारा पास हो जाती हैं, स्टूल के द्वारा कुछ हो जाता है, कुछ गैस बन जाता है, कुछ विभिन्न प्रकार के बॉडी में फिर परिवर्तन होने लगते हैं। तो सिर्फ आप इतना समझ लें कि मोटापा आना, शरीर में एडिपोज टिश्यू का बढ़ना, पहला काज जेनेटिक, दूसरा कारण लगातार कुर्सी पर बैठ करके काम करना, तीसरा काम
शारीरिक श्रम को बिल्कुल रोक देना, हर काम अपने दूसरे के सहारे शुरू कर देना। और कुछ कारण इसके हम लिख रहे थे। शारीरिक व्यायाम ना करना। अब इन सब बातों पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दृष्टिकोण से अगर इस तरह के बाद भी, इन सब कामों को करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति मोटा होने की शिकायत करता है, तो पहले तो आप उसको व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें। कुछ इस तरीके के व्यायाम वो करे जिससे उसके शरीर में फैट जमा ना हो। इसमें विशेष करके उसको पैदल चलने की आदत, लगभग 24 आवर में औसत 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का मतलब आप 200 मीटर अगर 10 बार चक्कर गए तो आपका 2 किलोमीटर हो गया, यानी औसत 2 किलोमीटर पैदल चलने की एक हैबिट डाल लीजिए। अपने काम स्वयं करने की आदत डाल लीजिए। अपने काम स्वयं करने का आदत का मतलब, मैं इस पर एक व्याख्या करना चाहूँगा। घर में हम पति पत्नी और लड़के, इतने परिवार अगर एक साथ रहते हैं, तो क्या आपके कपड़े अपने धुलने का उत्तरदायित्व अगर आप उठाएंगे तो आपकी बेइज्जती होगी। आपको याद होगा हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक भी थे, मैंने उनके ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा था कि वो अपने कपड़े राष्ट्रपति होने के बावजूद स्वयं धोते थे, जबकि वो देश के राष्ट्रपति थे, उनके पास काम करने वालों की कमी नहीं थी। फिर भी उनका मानना था। गांधी जी के शारीरिक दशा आपने देखी है, गांधी जी कितने घंटे काम करते थे। मैं तो गांधी जी के 1% भी उनके अनुसरण नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मेरा प्रयास जरूर यह है कि मैं करीब 16 घंटे काम तो मैं करता ही हूँ। तो जब आप अपने कार्य करने के लिए, जैसे घरेलू काम अगर आप अपने कंधे पर ले लेते हैं, वहाँ पर अन्य लोगों के कार्यों में आप सहयोग करते हैं और उससे आपका शारीरिक श्रम होता है। आप घर में अपने कुछ नहीं कर सकते, आप अपना बिस्तर झाड़ सकते हैं, आप अपना कपड़ा धुल सकते हैं, आप अपने चद्दर धुल सकते हैं, आप अपना कमरा साफ कर सकते हैं, झाड़ू बाहर झाड़ू लगा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं, फूल पत्ती में आप पानी दे सकते हैं। कम से कम हफ्ते में एक बार आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका शारीरिक श्रम हो जाए। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कुछ काम ऐसे करें जिसमें आप 1-2 घंटे आपका शारीरिक श्रम हो जाए। ये सब बातें करने के लिए यदि आप शर्माते हैं, झिझकते हैं, या ये अहम में कि मैं क्यों करूं, मेरे घर में तो 4 नौकर लगे हुए हैं हर काम करने के लिए, तो फिर मोटापा किसको आएगा? मोटापा आप ही को तो आएगा। जेनेटिक काज को छोड़ करके मैंने आपसे बार बार कहा कि 20% काज जेनेटिक होता है और 80% काज ओबेसिटी का आपके दिनचर्या का अव्यवहारिक हो जाना होता है। इस नाते पहला काम तो अपने पेशेंट को बताइए कि उसकी दिनचर्या कैसे बदली जा सके, उस पर कैसे हम डिमोट कर सकें उसको, और फिर अगर आवश्यकता दवा की पड़ती है तो अब आप दवा नोट करें। दवा मैं आपको बताता हूं। चूंकि ओबेसिटी का पूरा फार्मूला किस पर निर्भर कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम पर। यहां पर आपको L2 का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है। अगर आदमी आवश्यकता अधिक मोटा होता जा रहा है, उसका बॉडी वेट बढ़ता जा रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे आपको ध्यान देना है और L2 का आपको चुनाव करना है। L2 के साथ आपको एक इलेक्ट्रिसिटी WE यहां पर लेना होगा। WE बॉडी के टिश्यूज को सामान्य वे में, सामान्य वर्क में लाने का एक उपक्रम करती है। तो L2 प्लस WE ये आप 20-20 ड्रॉप गुनगुने पानी में, 1 गिलास पानी में 20 ड्रॉप, और इस तरीके का 3 बार, सुबह दोपहर शाम 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में आपको 3 बार ये दवा पिलानी है। व्यक्ति को लाइट भोजन लेना है, गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, जल्दी पचने वाला सुपाच्य भोजन आप उसको बताएं, शारीरिक श्रम बताएं, और भोजन के बाद यस्टन 10 ड्रॉप्स सुबह शाम 2 बार। और चूंकि ओबेसिटी आपका एक मानसिक रोग बन करके शरीर में तैयार हो जाता है, लोगों को लगता है हम बहुत मोटे हो रहे हैं, बहुत मोटे हो गए, हमको ये दिक्कत है, और तो वहाँ पे आपको CNS भी आपको सुबह केवल 1 बार ले सकते हैं या रात में सोते समय 1 बार ले सकते हैं। यानी आपको 3 दवाएं मैंने आपको बताई। L2 प्लस WE 10-10 ड्रॉप गुनगुने पानी में भोजन के पहले,
यस्टन 10 ड्रॉप भोजन के बाद, और CNS आपको सुबह और शाम 2 बार लेना है। सुबह खाली पेट और उसके आधे घंटे बाद कुछ खाएं, और रात में सोते समय। ये 3 दवाएं आप अपने पेशेंट का पहले बॉडी वेट ले लीजिए, उसके शारीरिक स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरीके से अपने आँखों में बसा लीजिए कि अगली बार जब आता है तो फिर क्या स्थिति है, और लगातार 1 महीने तक ये दवा करने के बाद फिर उसका बॉडी वेट कराइए। अगर आपकी दवा से उसको लाभ होना आरंभ हुआ है तो फिर आप ये दवा कंटिन्यू रखेंगे, और अगर दवा में कुछ कम लग रहा है आपको तो फिर आप दवा की डोज बढ़ा देंगे। दवा नहीं चेंज करेंगे, केवल डोज बढ़ाएंगे। 10 ड्रॉप से आप 20 ड्रॉप्स कर देंगे, और 20 ड्रॉप्स फिर 1 महीना चलाने के बाद फिर आप उसका बॉडी वेट लेंगे। लेकिन उसका पहले आप पूरा कॉज देख लीजिए, जेनेटिक कॉज अगर है। एक सज्जन कुछ लिख रहे हैं, कहा जाता है कि भोजन के साथ और भोजन के बाद जल लेने से अग्नि मंद हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है। क्या सही है? इनका नाम मैं पढ़ लूँ, कौन सज्जन लिख रहे हैं? डॉक्टर तरणी प्रसाद जी लिख रहे हैं, और मनोज कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं। डॉक्टर तरणी प्रसाद जी, मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि मैं अभी इस सिद्धांत को खुद नहीं समझ पाया, चूँकि मैं आपसे अनुभव शेयर करता हूँ, और मेरा जो अपने 56 वर्ष के इस जीवन का अनुभव है, 57 वर्ष में मैं चल रहा हूँ, मैंने ये अनुभव किया कि भोजन के साथ जल की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग इस बात को बता रहे हैं कि भोजन के 2 घंटे बाद पानी लेना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आज तक समझ नहीं पाया, ना उन लोगों ने मुझसे इस पर चर्चा किया। 1-2 लोगों से मेरी चर्चा हुई थी, और जब मैंने उनको तर्क दिया तो वो लोग कहे कि हाँ, आपकी बात सही है, भोजन के साथ पानी लेना आवश्यक है। भोजन के साथ पानी लेना अगर आप जारी रखते हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति की परिधि में आएंगे, और आप एक जिसको कहते हैं स्मार्ट बॉडी और स्मार्ट वर्क मैन। स्मार्ट वर्क मैन और स्मार्ट बॉडी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बॉडी का स्मार्ट होना मीन आपके सारे अंगों की कैपेसिटी को, कार्य क्षमता को स्टडी स्टेट में बनाए रखना, और वर्क स्मार्टनेस स्टडी स्टेट में बने रह करके अच्छे वर्क का परिणाम देना। तो ये दोनों चीज़ें तभी संभव है जब आप भोजन के साथ पानी की पर्याप्त मात्रा, उतनी मात्रा जितना भोजन को अंदर एलिमेंट्री कैनाल में पचाने के लिए ज़रूरत है। चूँकि HCl भी आपका अंदर निकलता है, विभिन्न प्रकार के आपका एंजाइम्स जो आपके निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्टमक से, पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन, ये सारे के सारे एंजाइम्स आपके पानी के माध्यम से ही जल्दी से जल्दी डाइल्यूट होकर के अपना काम शुरू करते हैं। तो मैं अभी खुद इस सिद्धांत पर कायम हूँ कि भोजन के साथ पानी की ज़रूरत है। अब जो लोग ये कहते हैं भोजन के साथ या भोजन के कुछ देर बाद पानी की ज़रूरत है, भाई उनका अपना नज़रिया हो सकता है, और लेकिन मैं अगर उनका पूरा बॉडी हिस्ट्री लूँ तो फिर मैं इस बात पर विचार करूँ कि मुझे आगे अपना मत फिर क्या बनाना चाहिए। ये मेरा निजी मत है, मैं इसको किसी पर थोपना नहीं चाहता हूँ। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रभावित हैं और उसकी बातों से आपने प्रयोग किया है तो वो प्रयोग आपको मुबारक हो। मैंने अपना प्रयोग यही किया है कि मैं भोजन के साथ पानी 1 लोटा पर डे पीता हूँ, और पानी पी करके ही मुझे जितना भोजन करना भोजन उतना ही किया जाएगा, उसके बाद पानी आपको पीना है। और रात में भी पानी पीने का क्रम जारी रखता हूँ। और पानी आपको भी चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो, कम से कम औसत दिन भर में आपको 5 से 6 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए। एक स्वस्थ शरीर के लिए पानी का पीना, पानी जितना अच्छा ज़्यादा पिया जाएगा उतना ही जल्दी आपके बॉडी का जो ब्लड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर वे में रहेगा। ब्लड के प्रॉपर में रहने से आपके टिश्यू के फंक्शन प्रॉपर में रहेंगे, आपके ऑर्गन फंक्शन रहेंगे, और आपके ब्रेन में ब्लड की सप्लाई स्वस्थ मन से रहेगी, तो आपका ब्रेन भी स्वस्थ रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज बस इतना ही। कल आपसे अपने निश्चित समय पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को इजाज़त।